नमस्कार दर्शकों, मैं आरजू बीवीएससी एएस तृतीय वर्ष की छात्रा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आईवीआरआई पॉडकास्ट श्रृंखला में। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आधारित है। हमारी चर्चा का शीर्षक है दुग्ध पशुओं में प्रजनन क्षमता बढ़ाने की रणनीतियाँ। आज की हमारी इस चर्चा को सफल बनाने के लिए हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़ने जा रहे हैं, उनका शुभ नाम है डॉक्टर संजीव मेहरोत्रा सर। सर, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है आपका। धन्यवाद। आप संस्थान के पॉलीक्लिनिक में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। सर, आज की हमारी चर्चा का पहला प्रश्न यह है कि प्रजननशीलता क्या है एवं उसका महत्व क्या है? प्रजननशीलता किसी भी प्रजाति में वंश वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, संतति पैदा करने के लिए आवश्यक होती है, संतान पैदा करने के लिए आवश्यक होती है। हमारे पशु व्यवसाय में पशुपालन संबंधी जानकारी किसानों को ये होनी चाहिए कि प्रजननशीलता के बिना उत्पादन संभव नहीं है। उत्पादन के लिए पशु का अच्छी प्रजननशीलता के साथ होना जरूरी है। तो प्रजननशीलता का अर्थ यही है कि पशु समय पर जवान हो जाए, समय पर गाभिन हो जाए, समय पर वो सामान्य प्रसव से एक जिंदा संतान को पैदा करे, बछड़ा या बछिया को। उसके बाद उसका उत्पादन प्रारंभ हो। उत्पादन बिना प्रजनन के संभव नहीं है, इसलिए प्रजननशीलता बेहद आवश्यक है। प्रजननशीलता न केवल किसान के आर्थिक रूप से स्वावलंबी होने के लिए आवश्यक है ताकि उसको उत्पादन मिलता रहे, बल्कि जो बढ़ती मानव आबादी है उसकी पोषण आवश्यकताओं को सतत पूरा करने के लिए भी पशु का उत्पादन में होना बेहद जरूरी है। तो ये समझना चाहिए कि प्रजनन के बिना उत्पादन नहीं है और उत्पादन के बिना स्वावलंबन नहीं है और मानव आबादी की पोषण आवश्यकताओं का पूर्ण होना संभव नहीं है। इसलिए अगर आर्थिक रूप से लाभप्रद पशुपालन करना है और पशु रखने हैं, गाय भैंस दुधारू पशु, तो ये सुनिश्चित करना होगा किसान को कि हमारा पशु वर्ष पर्यंत प्रजननशीलता उसकी उत्तम बनी रहे। सर, जैसा कि आपने हमें प्रजननशीलता का अर्थ समझाया एवं उसका महत्व समझाया, तो अब दूसरा प्रश्न यह उठता है कि प्रजननशीलता को उत्तम बनाए रखने हेतु क्या आवश्यकताएं हैं? प्रजननशीलता को उत्तम बनाए रखने के लिए किसान को ये समझना चाहिए कि प्रजननशीलता एक शब्द है लेकिन बहुत सारी चीजें अपने में समेटे हुए। जैसे मैंने बताया कि पशु का समय पर जवान होना, पशु का समय पर गर्भित होना, एक निश्चित गर्भाधान के बाद उसका गाभिन हो जाना, पूरा गर्भावस्था उसकी सुचारू रूप से चलना, उसके बाद प्रसव होना और उत्पादन में आना और उसके बाद दोबारा फिर से गाभिन होना, ये सारी प्रक्रिया मिलाकर के प्रजननशीलता कहलाती है। अगर हम मोटे तौर पे कहें तो किसान को समझने के लिए ये याद रखना चाहिए कि वर्ष में गाय से एक बच्चा और भैंस से 1.5 साल में एक बच्चा अगर हमको मिलता है तो हम मान सकते हैं कि हमारा पशु उत्तम प्रजननशीलता प्रदर्शित कर रहा है। गाय से वर्ष में एक बच्चा और भैंस से 1.5 साल में एक बच्चा, क्योंकि भैंस का गर्भावस्था भी लंबी होती है। इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि पशु में गर्मी की जांच सही हो, पशु में गर्भाधान सही हो, पशु में गर्भ जांच सही हो, समय पर हो, हर चीज समय पर होनी चाहिए। कुछ टारगेट्स हैं, कुछ ऐसी हमारे पैमाने हैं, तय हैं, जिनको हमें हासिल करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। जैसे हमको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारी बछिया या पड़िया है तो जवान किस उम्र पे होनी चाहिए। तो अगर हमारा शुद्ध नस्ल का पशु है, विदेशी पशु, तो उसको हम मानते हैं कि 1.5 साल में उसको जवान हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से 2 साल में हमारा संकर पशु जवान हो जाना चाहिए। शुद्ध पशु 1.5 साल में, संकर पशु 2 साल में, और हमारा जो भैंस है उसके केस में 2.5 साल तक वो चला जाती है अवधि। इस अवधि में अगर हमारी बछिया या पड़िया जवान नहीं होती तो हमारा फिर पशुपालन अलाभकर हो सकता है, क्योंकि उसका जो जीवन काल में जो हमें संतति मिलनी है या उत्पादन मिलना है वो कम हो जाएगा। हमें यह पता होना चाहिए कि 2 गर्भाधान अधिकतम लेने के बाद एक पशु गाभिन हो जाए। 1 या 2 गर्भाधान होने पर पशु गाभिन होना चाहिए। उसके बाद फिर उसको उपचार की जरूरत होती है। ये भी एक पैमाना है। उसके बाद पशु हमारा जब ब्याह जाता है, गर्भावस्था पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं हो तो निश्चित। उसके बाद जब वो पशु ब्याह जाता है तो उसके बाद भी लगभग 3 महीने के अंदर वो दोबारा गाभिन हो जाना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे पैमाने हैं जिससे अगर हम सुनिश्चित कर सकते हैं तो हम
वर्ष में गाय से एक बच्चा और भैंस से 1.5 साल में एक बच्चा लेना सुनिश्चित कर सकते हैं। आमतौर पर किसानों को इतनी जानकारी होती नहीं है, तो वो पालते रहते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं चल पाता कि हमारा पशु जो है वो जवान होने की उम्र में आ गया है, उसका शारीरिक भार भी आ गया है, लेकिन अभी तक उसने मद प्रदर्शित नहीं किया है। मद चक्र, जैसा कि आपको पता है किसानों को, कि गाय और भैंस दोनों का 21 दिन का मद चक्र होता है। हर 21 दिन पे ये गर्म होते हैं, लगभग 18-20 घंटे तक ये गर्म रहते हैं, और जब ये गर्म रहते हैं तो एक निश्चित शारीरिक क्रियाएं ये प्रदर्शित करते हैं। उसको देख करके हम ये समझ जाते हैं कि इनका गर्भाधान करने का समय उपयुक्त है और हमें इनको गर्भाधान कराना चाहिए। प्राकृतिक कराएं या कृत्रिम कराएं, जो भी कराएं। और अगर हम उसको समय पे गाभिन नहीं करवा पाते हैं तो वो फिर 21 दिन के लिए शांत हो जाता है, फिर 21 दिन बाद वो गर्म होगा, या हो सकता है वो मधचक्र प्रदर्शित करना बंद कर दे। तो गर्मी की पहचान बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, जो मिस नहीं होना चाहिए। किसान को अगर गर्मी के लक्षण पता नहीं है, जैसे गर्मी के लक्षणों की हम बात करें तो पशु खाना कम कर देता है, चौंकने लगता है, दूध कम हो जाता है, सतर्क बहुत अलर्ट हो जाता है, दूसरे पशुओं पर चढ़ता है, दूसरे पशुओं को अपने ऊपर चढ़ने देता है, और उसके योनि द्वार पे थोड़ा सूजन आ जाती है, थोड़ा वहां से वो श्लेष्मा का स्राव करता है, एक म्यूकस उसका जो है धरती तक गिरता है, डोरी जैसे शक्ल में, पारदर्शी बिल्कुल साफ। तो हमें पता चल जाता है कि ये पशु गर्म है और हमें फिर उसको गर्भाधान कराना चाहिए। एक गर्मी अगर हमने मिस कर दी तो हमारा अच्छा खासा पैसा उसमें खर्च होता है, क्योंकि हमारा ब्यात का अंतराल भी बढ़ जाता है। आमतौर पे जो मैं पैमाने बता रहा था उत्तम जननशीलता के, उसमें ये भी है कि हमारी जो काविंग इंटरवल है वो हमारा साल में एक बच्चे का या 1.5 साल में एक बच्चे का वो नहीं बढ़ना चाहिए। तो वो भी हमारा, अगर हम गर्मी मिस करते हैं, एक गर्मी 2 गर्मी निकल गई, हमें पता ही नहीं चला, या पशु खुद ही गर्मी में नहीं आया, तो हमारा उसमें आर्थिक नुकसान होता है। तो गर्मी की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। इसके भैंस के केस में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ कि भैंस में गर्मी के लक्षण गाय से कमजोर होते हैं। भैंस में दूसरे पशु पर चढ़ने की और अपने ऊपर दूसरे पशु को चढ़ने देने की जो प्रवृत्ति गायों में देखी जाती है, वो प्रवृत्ति भैंसों में नहीं देखी जाती। तो भैंसों में गर्मी की जांच लक्षण देख करके करना मुश्किल हो जाता है। तो भैंस में गर्मी की जांच के लिए हम सांड का प्रयोग करते हैं, जिसको टीजर बुल कहते हैं, जिसकी नसबंदी हुई हुई होती है, और उससे हमें वो केवल पकड़ सकता है पशु को गर्मी में, और प्रजनन नहीं कर पाता है। तो भैंसा सांड दिखा करके हम भैंस में गर्मी की जांच का पता करें, और गाय में हम देख करके भी कर सकते हैं और सांड दिखा के भी कर सकते हैं। गर्मी की जांच आमतौर पे दिन में कम से कम 2 बार और 1 बार रात में भी होनी चाहिए, क्योंकि अधिकतर गर्मी जो है रात के समय में परिलक्षित होती है। पशुओं में गर्मी भी रात में ज्यादा आती है और प्रसव भी रात में आता है, क्योंकि वो उस समय तनाव रहित अवस्था में होते हैं, वातावरण शांत होता है। तो रात की गर्मी की जांच भी एक जरूरी होनी चाहिए, जो आमतौर पे किसान भाई नहीं कर पाते हैं, और उसकी वजह से कई गर्मी ऐसी होती हैं जो हमारी रात में आई और रात में ही खत्म हो गई, और वो हमारा उस हिसाब से नुकसान होता है। तो 3 बार गर्मी की जांच ठीक प्रकार से अगर हम कर रहे हैं तो पशु हमारा पता चल जाता है कि गर्मी में आया है। इसी प्रकार से हम अब उसका गर्भाधान की बात आती है। गर्भाधान का समय क्या होना चाहिए? अगर सुबह पशु आया है गर्मी में तो शाम को गर्भाधान करा लें, शाम को पशु गर्मी में आया है तो सुबह अगले दिन गर्भाधान करा लें, फिर से गर्मी में आए हुए पशु को गर्भाधान कराना चाहिए। 18 घंटे की गर्मी है तो 10-12 घंटे निकाल दीजिए, उसके बाद उसका गर्भाधान कराइए। इससे हमें उत्तम गर्भधारण दर मिलती है। इसी प्रकार से गर्मी की जांच हो गई, गाभिन आपने करा लिया, कुशल पशु चिकित्सक से कराएं, दक्ष कृत्रिम गर्भाधान कर्मी से कराएं। कृत्रिम गर्भाधान की तकनीक में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ जाती है, जबकि कुशल नहीं है व्यक्ति, क्योंकि ये एक दक्ष कार्य है, एक कुशल कर्मी द्वारा ही कराया जाना चाहिए। तो अगर वो भी ठीक से हो जाता है, उसके बाद फिर ये रहता है कि गर्मी की गर्भाधान की जांच करा लें, गाभिन पशु है कि नहीं है ये जांच करा लें। तो 2 महीने बाद गाय में और 2.5 महीने बाद भैंस में हाथ डाल के पता चल जाता है कि पशु गाभिन है, और अगर कहीं अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है तो वो महीने भर के अंदर ही पता चल जाता है। तो इसमें भी पशुपालक भाई
थोड़ी लापरवाही बरतते हैं या उनकी जानकारी कम होती है कि वो सोचते हैं कि अगर गर्मी पे फिर पशु नहीं आया महीने भर में तो ये रुक गया, जबकि कई बार वो मिथ्या निकलता है और हम जब उसकी जांच करते हैं 3 महीने बाद 4 महीने बाद वो जब कभी लाता है तो हम कहते हैं ये गाभिन है ही नहीं, वो किसी और कारण से मध्यकाल से बाहर हो गया और हम उसे गाभिन समझ रहे हैं। तो इन बिंदुओं पर अगर हम ध्यान रखें तो उत्तम जननशीलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप सब कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग यानी कि पशु का एक लिखित में लेखा जोखा रखना, इसको कब ये मध में आया, कब इसे गर्भाधान किया, कब इसकी गाभिन जांच हुई, कैसे इसका प्रसव हुआ, कैसा बच्चा पैदा हुआ, कब इसके टीका लगा, कौन सी बीमारी आई, कौन सा उपचार हुआ, कैसे कैसे इसका शारीरिक भार बढ़ा, कितनी बार में ये गाभिन हुआ। अगर हम इन सब बातों का ब्यौरा रखते हैं तो हम उसकी जननशीलता उत्तम बनाए रख सकते हैं। इसी प्रकार से पोषण बहुत जरूरी है, पर्याप्त एवं संतुलित आहार जिसमें कि हरे चारे का बहुत महत्व है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, फैट्स, जो भी उसकी डाइट के कंपोनेंट हैं, जो भी उसके आहार में चीज़ें होनी चाहिए वो सब संतुलन में होनी चाहिए। हरा चारा जरूर होना चाहिए और पेट भर के उसको भोजन मिलना चाहिए। तो संतुलित एवं पर्याप्त पोषण प्रजननशीलता के लिए अवश्यम भावी एक कारक है। अगर आप सारा कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं और उसको खाने को अच्छा नहीं मिल रहा है तो प्रजननशीलता को प्रभावित होती है। सर, बहुत ही विस्तार से आपने हमें यह जानकारी प्रदान की है। अब हमारा अगला प्रश्न आपसे यह है कि प्रजननशीलता को उत्तम बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक तकनीकों का क्या महत्व है? वैज्ञानिक तकनीकों में सबसे बड़ी क्रांतिकारी तकनीक तो कृत्रिम गर्भाधान है। कृत्रिम गर्भाधान जहां एक सांड अगर प्राकृतिक गर्भाधान से मान लीजिए कि 100 पशुओं को गाभिन करता है, वहां कृत्रिम गर्भाधान का सहारा लेके हजारों पशुओं को एक सांड से गाभिन किया जा सकता है। फिर उसमें अति हिमीकृत वीर्य की तकनीक और जोड़ी गई जिससे उसका जो प्रभाव था वो और ज्यादा बृहद हो गया। उत्तम नर पशु हमारे पास बहुत कम है। हमारी दुनिया में पशु आबादी सबसे ज्यादा है, लेकिन हमारी अधिकांश पशु आबादी जो है वो अपरिभाषित नस्ल की है, जो देसी कहलाते हैं। 80% पशु लगभग ऐसे ही हैं। तो उत्तम नस्ल के पशु चूंकि हमारे पास कम है इसलिए कृत्रिम गर्भाधान को अपनाया गया और हमारे संस्थान में सन 1942 में डॉक्टर पी भट्टाचार्य के नेतृत्व में इस तकनीकी को अपनाया गया। बाद में इसे इजाद तो पहले हो गई थी, इटली के वैज्ञानिक स्प्लेंजानी ने इसको इजाद किया था, लेकिन 1942 में जब यहाँ ये हमारे फार्म पे अपनाई गई उसके बाद पूरे देश भर में अपनाई गई। आज दुनिया भर में जहाँ भी आप देखें पशुओं का नस्ल सुधार कृत्रिम गर्भाधान से ही हुआ है। कृत्रिम गर्भाधान से हम नर पशु की अधिकतम संतति प्राप्त करते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि एक सांड से 100 के लगभग मादाएं गाभिन की जा सकती हैं प्राकृतिक प्रजनन से, लेकिन हजारों की तादाद में हम कृत्रिम गर्भाधान से गाभिन कर सकते हैं एक ही सांड से। तो एक तकनीक तो ये आई जिसका मैंने जिक्र किया कि इसका समय पशु को गाभिन कराने का बड़ा महत्वपूर्ण होता है, सुबह का शाम और शाम का सुबह, उसका वैज्ञानिक आधार है और सही तरीके से उस तकनीक को अपनाया जाना चाहिए ताकि उसका हमें गर्भाधान के रूप में परिणाम मिल सके। इसी प्रकार से एक दूसरी तकनीक है वो भ्रूण प्रत्यारोपण की है। जैसे हमने नर पशु की अधिकतम उपयोग के लिए ये तकनीक लाए से मादा पशु के अधिकतम उपयोग के लिए हम भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक लाए। उसमें ये हो सकता है एक साल में एक पशु से एक ही बच्चा हमको मादा से मिल रहा है, लेकिन अगर हम उसकी ओवरी में अतिरिक्त अंड क्षेपण करा दें और उससे हम कृत्रिम गर्भाधान कर दें और उसके बाद हम उसके भ्रूणों को एकत्रित कर लें, उसको प्रयोगशाला में थोड़ा सा उसका उपचार करने के बाद हम उसको ट्रांसफर करें या तुरंत ट्रांसफर करें रेसिपिएंट एनिमल में, तो वो हमें जितने भ्रूण उससे प्राप्त होते हैं, जो कि अतिरिक्त अंडक्षेपण हमने हार्मोन देके कराया था और वो हमें काफी संख्या में भ्रूण मिल गए, वो हमने अलग अलग मादाओं में स्थानांतरित कर दिए। अब वो सब माँ बन गई। उन सब माओं से ओरिजिनल माँ जो हमारी वास्तविक माँ थी, गाय या भैंस जिसका हमने भ्रूण लिया था, वही के उसी माता के बच्चे हमें अलग अलग गायों या भैंसों से मिलेंगे। तो मादा का अधिकतम उपयोग हो गया, क्योंकि वो साल में एक बच्चा देती, लेकिन हमने उसी से 10 बच्चे, 8 बच्चे, 15 बच्चे जितने भी लिए,
तो मादा का अधिकतम उपयोग करने के लिए ये तकनीक आई, भ्रूण प्रत्यारोपण। इसका भी और प्रभाव बढ़ाने के लिए क्या किया गया कि जीवित पशु से हमने अंडाणु एकत्रित किए। अंडाणुओं को हमने प्रयोगशाला में ले गए, उनको निषेचित किया शुक्राणु से और उनके भ्रूण तैयार किए। भ्रूण तैयार करके फिर हमने प्रत्यारोपित किए रेसिपिएंट एनिमल्स में, जो ग्राही पशु थे उनमें हमने ट्रांसफर किया। ग्राही पशु बहुत अच्छी नस्ल का हो कोई जरूरी नहीं, उसकी संतान का निर्धारण तो दाता पशु से हो रहा है, वो केवल परिभाषा में पाल रही है। तो उससे हमको जो ये तकनीक आई जिसमें हमने अंडाणु एकत्र करके उनको प्रयोगशाला में निषेचित करके उनके भ्रूण बना के स्थानांतरित किए, प्रत्यारोपित किए, उससे हमें आप सोचिए कि एक मादा से कितने पशु मिलने लगे। तो मादा का अधिकतम उपयोग हमने इस टेक्निक से बढ़ाया। और ये दोनों तकनीक यानी कृत्रिम गर्भाधान और भ्रूण प्रत्यारोपण और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो मैंने बताया, प्रयोगशाला में हमने जो भ्रूण बनाए, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो ट्रांसफर और एआई, ये तीनों तकनीकियां जो हैं, ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो केंद्र सरकार का इस समय कार्यक्रम चल रहा है उसका कंपोनेंट है ये तीनों तकनीकियां। और इन तकनीकियों को अब ग्रामीण क्षेत्र में सरकार उतार रही है और लागू कर रही है। इसके अंदर फिर और एक क्रांति आई जब हमने सेक्स सीमेन का प्रयोग किया, वो भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कंपोनेंट में आता है। उसमें लिंग निर्धारित वीर्य है हमारे पास। जैसा कि मालूम होगा किसान भाइयों को कि नर पशु जो होता है लिंग निर्धारण करने की क्षमता उसमें होती है, मादा में नहीं होती। उसके पास दो तरह के शुक्राणु होते हैं, एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम बियरिंग, वो हमने अलग कर लिए। जब हमने वो अलग कर लिए तो हमें पता है कि अब हमें ये वाला वीर्य हम अगर डालेंगे तो मादा ही पैदा होगा। एक्स एक्स से मिलेगा तो मादा होगी, एक्स वाई से मिलेगा तो नर होगा। तो एक्स क्रोमोसोम रखने वाले शुक्राणु अगर हम मादा को डालेंगे तो मादा के पास तो सारे अंडाणु एक्स वाले ही हैं। तो उससे क्या होगा कि 90% से ज्यादा हमको मादा बच्चा पैदा होने की संभावना बनेगी। तो मादा बच्चा पैदा करने की राष्ट्रीय गोकुल मिशन की नीति जो है उसमें ये टेक्नोलॉजीज हैं और उद्देश्य सरकार का ये है कि किसान के घर मादा पशु ही पैदा हो, नर पैदा ही ना हो, क्योंकि अब खेती में उतना उसका इस्तेमाल नहीं है। दूसरी बात, छोटा पशुओं की भी समस्या है, संसाधन हमारे पास सीमित है, दबाव उनके ऊपर पड़ता है। प्राकृतिक प्रजनन से आधे बच्चे नर आधे मादा पैदा होते हैं। अब हम सेक्स सीमेन से जब करने लगे तो हम सेक्स सीमेन से इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करें, सेक्स सीमेन से हम एआई करें, सेक्स सीमेन से हम एम्ब्रियो ट्रांसफर में इस्तेमाल करें, तो हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि अधिकतम उपयोग मादा का हो रहा है, अच्छी जो हमारे पशु हैं, और किसान के घर भी मादा ही पैदा हो रही है, बछिया पड़िया ही पैदा हो रही है। तो उसका दुग्ध उत्पादन निश्चित रूप से उसको मिलता रहेगा। वो नर पशु नहीं चाहता किसान, तो उसको आर्थिक रूप से स्वावलंबन में आसानी होगी, क्योंकि उसका दूध वाला पशु ही पैदा होता रहेगा। हर गर्भावस्था उसको एक मादा देगी। 90% से ज्यादा ये तकनीक अचूक है। इनका इस्तेमाल अब किसान के दरवाजे पे हो रहा है और सरकार इनके ऊपर इंसेंटिव भी दे रही है। तो ये उनको प्रेरित किया जा रहा है कि इन तकनीकों को अपनाएं। तो हमें तकनीकों का सहारा लेना पड़ेगा और तकनीकियां सारी बिल्कुल सिद्ध हैं। अपने पशुओं से अधिकतम उत्पादन नहीं ले पाए। जैसे भैंस है, मान लीजिए अब हमारे पास 100 मिलियन भैंस है और 200 मिलियन गाय है, गोवंश के पशु हैं, और 100 मिलियन हमारे आधे से ज्यादा दुग्ध उत्पादन में योगदान दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि भैंस से जितना योगदान हम ले रहे हैं, कितनी उसमें क्षमता है। गाय की तुलना में आधे से कम पशु हैं और आधे से ज्यादा उत्पादन में उनका योगदान। और भैंस का अभी भी उपयोग अधिकतम नहीं हो पाया है। इन्हीं तकनीकों से भैंस का अधिकतम उपयोग होगा, अच्छे गोवंश का होगा और किसान को मादा पशु के रूप में संतान मिलेगी और धीरे धीरे नस्ल सुधार तेजी पकड़ेगा। सर, आपने हमसे बहुत ही रोचक एवं ज्ञानवर्धक जानकारियां यहाँ पर साझा करी हैं, जो कि किसानों एवं पशुपालकों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगी। अंततः आप पशुपालकों को क्या संक्षेप में संदेश देना चाहेंगे? पशुपालकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि कम पशु पालें, लेकिन वैज्ञानिक ढंग से उनका पशुपालन करें, रख रखाव करें, प्रबंधन करें, पोषण करें, प्रजननशीलता का नियंत्रण करें। और अगर
आर्थिक रूप से स्वावलंबी पशुपालन करना है तो वैज्ञानिक विधियों से ही चलना पड़ेगा, अपने जागरूकता के स्तर को बढ़ाना पड़ेगा और वैज्ञानिक ढंग से आगे बढ़ना पड़ेगा, अंधविश्वासों से दूर रहना पड़ेगा। और हमें लाभप्रद पशुपालन करना है तो हमें वैज्ञानिक तरीके से ही चलना पड़ेगा। प्रजनन की जो भी बारीकियां मैंने बताई हैं उसके लिए पशुपालक को अपने को प्रशिक्षित करना पड़ेगा और तकनीकियों को अपनाने में हिचक को छोड़ना पड़ेगा। और जहाँ कहीं मदद की ज़रूरत हो तो हम लोग हमेशा उपलब्ध रहते हैं। टेलीफोन पर या व्यक्तिगत संपर्क करके किसान हमसे इस बात का फ़ायदा ले सकते हैं कि उनको आगे क्या करना है। और जो हमारी सबसे बड़ी चुनौती आज यही है कि जो हमारे पास बहुत बड़ी पशु आबादी ऐसी है जो जिनकी आनुवांशिक क्षमता कम है, उनका नस्ल सुधार करने के लिए हमको तेज़ी से तकनीकों को थामना पड़ेगा और अपनाना होगा। तभी हम आगे नस्ल सुधार का फ़ायदा ले सकते हैं, उत्पादन बढ़ा सकते हैं, अपने संसाधनों का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अपनी बढ़ती हुई मानव आबादी की पोषण आवश्यकताओं का संपूर्ण कर सकते हैं। सर, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने पशु प्रजनन से संबंधित इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे यहाँ पॉडकास्ट पर आकर साझा करी हैं। एवं मैं किसानों से एवं पशुपालकों से भी यह निवेदन करना चाहूँगी कि इन जानकारियों को सुनिए एवं इन्हें अपने व्यवसाय के अंदर इस्तेमाल कीजिए। यह आपके लिए बहुत ही लाभपूर्ण साबित होगी। ऐसी ही जानकारियाँ हम आपके लिए IVRI पॉडकास्ट पर लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए एवं IVRI पॉडकास्ट को देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।